नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार के दूसरे चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा और मोस्टली कल सब ने जोर लगा दिया, फुल जोर लगा दिया। अब तो इंतज़ार दूसरे चरण के मतदान का है। पहले चरण में मत प्रतिशत बढ़ा और उस बढ़े हुए मत प्रतिशत ने तकरीबन सभी राजनीतिक दलों को बड़ी दुविधा में डाला। किसी को खुशी दी तो किसी को गम दी। अब महागठबंधन तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। महागठबंधन का दावा है कि वो पहले चरण में भी अच्छा खासा नंबर जीत गए हैं। दावा कर रहे हैं कितनी सीटें जीत रहे हैं और साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई बिहार की जनता ने एक नौजवान को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया है, तय कर लिया है। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं। आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा, जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो, लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। बहत्तर में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे होते। नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। अब दूसरी तरफ बीजेपी में पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा बदलाव दिखा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अचानक से नीतीश के पोस्टर कटआउट बीजेपी के दफ्तर के बाहर दिखने लग गए। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगने लगे, अपनी और नीतीश कुमार की जोड़ी बताने लग गए। ये सब चीज़ें इस बिहार के चुनाव में दिखी। एक चीज़ और दिखी इस बिहार के चुनाव में, मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 11-12 साल में कोई ऐसा चुनाव है जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट ना मांगा हो या बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट ना मांगा हो। लेकिन बिहार पहले ऐसा राज्य दिखा जहां पर ना प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरी शक्ल देखकर वोट दीजिए और ना बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए, विधायक को चुनकर प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए। इसका मतलब जो लोग कह रहे थे कि ब्रांड मोदी कमज़ोर हो रहा है, वो बात सही दिखी। ये बात बीजेपी, क्योंकि देखिए मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ, हकीकत क्या है इसका अंदाज़ा सेफोलॉजिस्ट भी नहीं लगा सकते, पत्रकार भी नहीं लगा सकते असल सच्चाई की, और ना राजनीतिक विश्लेषक लगा सकते हैं। सबसे सटीक जानकारी अगर किसी के पास होती है वो सरकार के पास होती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत तरह के खुफिया तंत्र होते हैं जिनकी रिपोर्ट उनके पास आती है। तो जब सरकार के हाव भाव में आप बदलाव देखो तो समझ जाओ कि सरकार को डर सता रहा है कि कहीं बदलने वाली है चीज़ें। तो बिहार में पहले चरण के बाद जो हाव भाव में आपने बदलाव देखा और जिस तरह से नीतीश की ज़रूरत एकदम से आन पड़ी, उससे साफ जाहिर है
कि बीजेपी की जो पिछली बार की परफॉर्मेंस है उसको वो रिपीट शायद ना कर पाए, ये उसको खुद को भी लग रहा है। और इसलिए हर हथकंडा अपनाया गया, भाषा का स्तर गिराया गया, जो हो सकता राम मंदिर सीता मंदिर, राम मंदिर के बाद सीता मंदिर को इस्तेमाल किया गया। नीतीश कुमार की वजह से मोदी जी और अमित शाह हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, लेकिन उसकी कमी योगी आदित्यनाथ ने पूरी की। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें अपना हाथ खींचना पड़ा। एनडीए में जो आपस में सिर्फ उटव्वल है, चिराग, जेडीयू, बीजेपी, इन सब के बीच में वो अलग से एक कहानी गढ़ रही थी। इस बीच प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस ने जो एक राहुल गांधी ने वोट खुलासा किया, वोट चोरी का खुलासा हरियाणा को, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने आखिरी के 2-3 दिनों में एक नया नैरेटिव इस देश के सामने रखा। नतीजा कुछ भी हो, नतीजा किसी के भी पक्ष में हो, कांग्रेस जैसा मर्जी परफॉर्म करे, लेकिन एक चीज़ में प्रियंका गांधी कामयाब हो गई हैं, और वो कामयाबी ये है कि इस देश के सामने जो हमारे 3 चुनाव आयुक्त हैं उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने में प्रियंका गांधी ज़रूर कामयाब हुई हैं। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होकर चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको। तो दरअसल आज रविवार की सुबह है, तो ज़्यादा हैवी डोज पॉलिटिकल मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने मोदी जी और तीनों चुनाव आयुक्तों को खास करके पहली बार मैंने देखा किसी नेता ने लगातार अपने चुनावी सभाओं में चुनाव आयोग को निशाना बनाया हो। वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ यूं तो शिकायतें बहुत होती थी, लेकिन इतने ज़बरदस्त तरीके से कोई सीधा हमला नहीं करता था, जहां पर ना सिर्फ उनकी अभी काम करने के तरीके, बल्कि रिटायरमेंट के बाद वो आराम से बैठेंगे, उसको लेके भी प्रियंका गांधी को मुझे लगता है दिक्कत दिख रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि ऐसे लोगों को इतनी आसानी से जाने दिया जाए। ये पहली बार हुआ है मेरी नॉलेज में, इससे पहले कभी चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयुक्तों को लेकर इतनी नाराज़गी किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी नेता में नहीं दिखाई थी। दूसरी तरफ जैसे मैंने रात के वीडियो में भी बताया कि प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर भी मुझे लगता है कि एक सोच विचार इस देश को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए कि एक पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है। इस देश को भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब अपनी पद की गरिमा से हटकर भाषा का स्तर ऐसे नीचे गिराए तो फिर उसका क्या जवाब देना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बिहार के चुनाव से निकल कर आई हैं, और इस बिहार के चुनाव का क्या इम्पैक्ट होगा ये किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। उसमें एक डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा कि बिहार के चुनाव का देश की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। खास करके 14 के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।